सोसाइटी प्रोग्राम से जुड़े सभी सहकारियों को जय भीम। हमारा आज का सब्जेक्ट है डेफिनेशन ऑफ थिंकिंग स्किल एंड टूल्स ऑफ थिंकिंग स्किल, एपीसी, एजीओ एंड ओपीवी। आज का हम सब्जेक्ट का स्टार्ट करते हैं लेक्चर। जैसे कि हम जो सारे थिंकिंग स्किल के जो कॉन्सेप्ट है, थिंकिंग स्किल के जो टूल्स है, वो हम एडवर्ड डी बोनो द्वारा दिए गए हैं, उसको हम अभी डिस्कस कर रहे हैं। एडवर्ड डी बोनो जिनका जन्म 19 मई 1933 को हुआ और जिनका परिनिर्वाण 9 जून 2021 को हुआ है, तो हम उनको आदरांजलि व्यक्त करते हुए अपना आज का ये लेक्चर शुरू करते हैं। हमने आगे भी जो लेक्चर्स में देखा कि महान अशोका के समय में भी अनविकसित की विद्या यानी कि सोच विचार कौशल्य सिखाया जाता था। महान अशोका ने कहा कि मैं जो भी मेरे समाज में प्रगति ला सका हूँ, वह मूलतः लोगों को सोच विचार करने वाला बनाकर ला सका हूँ। और डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने भी हमें अपने राइटिंग एंड स्पीचेस में भी हम जिसका उल्लेख देखते हैं, जिसमें उन्होंने बताया है, यू विल हैव टू डू टू थिंग्स to enlarge your minds, your vision, your capacity to think, your ability to solve problems, and to bring that capacity, that vision, that ability to form judgment to bear upon the actual problems and which the vast mass of the people of this country are facing today. इन स्टेटमेंट्स को भी हम ध्यान में लेंगे। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने हमें कहा है कि हमें समाज की जो भी समस्या है, सबसे पहले उसको आइडेंटिफाई करना है, और जब वो समस्या को हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो हमें उसको दूर करने में बिल्कुल आलस नहीं करना चाहिए और उसको दूर करने के लिए सोचना चाहिए। जब हम एडवर्ड डी बोनो का थिंकिंग कॉन्सेप्ट सीखते हैं, तब वो उनका मेन जो है वो है द प्रॉब्लम सॉल्विंग, यानी कि हम कैसे प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं। एडवर्ड डी बोनो की बुक है टीच योर चाइल्ड हाउ टू थिंक, जिसमें वह कहते हैं कि मैंने ये बुक इसीलिए लिखी क्योंकि मैं आज बहुत ही कम ऐसे लोगों को देखता हूँ जो कहते हैं कि आई एम अ थिंकर, और मेरा ये बुक लिखने का यही उद्देश्य है कि इस विश्व में ज़्यादा से ज़्यादा लोग ये कहे कि आई एम अ थिंकर एंड आई एम एंजॉइंग द थिंकिंग। क्योंकि जब हम थिंकिंग करते हैं तो हमारी समस्याओं का भी सॉल्यूशन कर लेते हैं, और जो भी हमारे आगे एक्शन प्लान या डिसीजन होगा उसको हम सही तरह से इम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं। बाय द थिंकिंग के द्वारा जो हमारा परफॉर्मेंस होता है, उससे हम ईगो को अलग कर सकते हैं, हमारे जो इमोशंस है उससे हम लॉजिक को अलग कर सकते हैं, और क्रिएटिविटी है उससे हम इंफॉर्मेशन को अलग करते हैं। यानी कि सिर्फ इंफॉर्मेशन के आधार पर नहीं, लेकिन इस इंफॉर्मेशन के साथ हम एक क्रिएटिव थिंकिंग को भी अप्लाई करते हैं। जैसे कि कल हमने ऑपरेसिव स्किल में भी देखा कि जो रिएक्टिव थिंकिंग एंड प्रोएक्टिव थिंकिंग। रिएक्टिव थिंकिंग यानी कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में जो हमें पढ़ाया जाता है, जैसे कि बोर्ड वर्क द्वारा कोई चार्ट है, कोई शीट्स है इंफॉर्मेशन, या फिर जैसे कि अभी हम पीपीटी के द्वारा भी पढ़ते हैं, तो ये हमें रिएक्टिव थिंकिंग है। यानी कि जो हमें दिखाया जाता है, जो हमें इंफॉर्मेशन दिया जाता है, उस पर हम रिएक्ट करते हैं, उसको हम ध्यान में लेते हैं, सीखते हैं। लेकिन प्रोएक्टिव थिंकिंग यानी कि जब हम वो कार्य प्रैक्टिकल में करेंगे, जो डूइंग की बात हुई, कवर द डूइंग वर्ड, तो जब हम वो करेंगे तो वो आसान नहीं होगा, क्योंकि तब हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं होगी। हमें जो इंफॉर्मेशन नहीं है उसको भी सर्च करना होगा, नए आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करना होगा, डेवलप करना होगा, और हमारा जो वर्क है उसको हमें करना होगा। तो जो थिंकिंग स्किल की डेफिनेशन है, thinking skill is an operative skill through which intelligence acts upon experience for a purpose। जब हमारा कोई पर्पस होता है, हमारा कोई हेतु होता है, उद्देश्य होता है, कोई हमें कार्य करना होता है, कोई एक्शन करना होता है, तो उसके लिए हम हमारे जो अनुभव है, जो हमें पास्ट में अनुभव हुए हैं, उस अनुभव के ऊपर हम हमारी शल्य चिकित्सा करते हैं, और वो बुद्धिमत्ता के द्वारा, इंटेलिजेंस यानी कि हमारी जो सोचने, समझने और सीखने की जो एबिलिटी है, उसके द्वारा हम हमारे अनुभवों के ऊपर एक शल्य चिकित्सा करते हैं। और जब हम वो अनुभवों के ऊपर अनुभवों को एक्सप्लोर करते हैं, एनालिसिस करते हैं, तो
तो हम एक सही डिसीजन लेने में सक्षम होते हैं। तो थिंकिंग स्किल इज एन ऑपरेसिव स्किल थ्रू विच इंटेलिजेंस एक्ट्स अपॉन एक्सपीरियंस फॉर अ पर्पस। थिंकिंग स्किल को एक सॉफ्ट स्किल कहा गया है। जो हमारा ब्रेन है, हमारा माइंड है, जो ब्रेन एक सॉफ्टवेयर है, उसको हमें कैसे रन करना है सही डायरेक्शन में, इसके लिए थिंकिंग स्किल का यूज किया जाता है। इसमें वर्ड है ऑपरेसी, यानी कि जैसे एडवर्ड डी बोनो ने कहा कि जैसे न्यूमरेसी एंड लिटरेसी वर्ड है, वैसे ही उन्होंने ऑपरेसी वर्ड इन्वेंट किया और उन्होंने कहा कि कवर द स्किल्स ऑफ डूइंग। ऑपरेसिव वर्ड यानी कि कवर द स्किल्स ऑफ डूइंग, जो भी हमारा कार्य करने का स्किल है उसके लिए उन्होंने ऑपरेसिव वर्ड इन्वेंट किया। There is a myth in education that knowing is enough. If you have sufficient knowledge, action is obvious and easy. If you have a detailed map, getting about easy. यानी कि सिर्फ एजुकेशन में हमारा ऐसा मानना है कि सिर्फ जानना ही पर्याप्त है, काफ़ी है, लेकिन नहीं। जब हम रियल वर्ल्ड में जाएंगे, जब रियल हम वो डूइंग करेंगे, वो वर्क करेंगे, तो उस समय सिर्फ जानना ही काफ़ी नहीं रहता। The real world is different. Doing is not easy at all. There is a great deal of thinking involved in doing. यानी कि जब हम ये प्रैक्टिकल कोई भी कार्य करेंगे तो उसके साथ थिंकिंग इन्वॉल्व रहेगा, और जब वो इन्वॉल्व होगा तभी हम वो सही तरीके से अपना वर्क कर पाएंगे। इन अ कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड, इंडस्ट्रियल नेशंस दैट डू नॉट पे अटेंशन टू ऑपरेसी विल बी लेफ्ट बिहाइंड। यानी कि जो कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है उसमें भी जो इंडस्ट्रियल नेशन है, अगर वो ऑपरेसिव स्किल की तरफ अटेंशन नहीं देते तो वो पीछे छूट जाएंगे कहीं ना कहीं। ऑन अ पर्सनल लेवल, यंगस्टर यानी कि जो यूथ है, who do not acquire the skills of operacy will need to remain in an academic setting। यानी कि अगर जो यूथ है वो अगर अपना ऑपरेसिव स्किल को यूज़ नहीं कर पाएंगे, अपने थिंकिंग स्किल को यूज़ नहीं करेंगे, तो वो सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक सेटिंग में रहेंगे, जो इन द बॉक्स रहेंगे, वो आउट ऑफ बॉक्स जाके अपना क्रिएटिव थिंकिंग नहीं कर पाएंगे। इसीलिए एडवर्ड डी बोनो का मैसेज भी उन्होंने दिया कि इंडिया इज़ नॉट यूजिंग इट्स इंटेलिजेंस वाइजली। यानी कि इंडिया में जो सबसे ज़्यादा यूथ है, लेकिन इस यूथ को थिंकिंग नहीं सिखाया गया। और उन्होंने कहा जो लेस प्रिविलेज क्लास है, अगर उसमें अगर यूथ और लेस प्रिविलेज क्लास के लोग अगर थिंकिंग सीखते हैं और समझते हैं और इसको अप्लाई करना चाहते हैं, तो वो एक ह्यूज जंप ले सकते हैं, एक अपना डेवलपमेंट बड़े तौर पर कर सकते हैं। तो ऑपरेसी बहुत ही एक इम्पोर्टेंट वर्ड है और ये स्किल भी इम्पोर्टेंट है। Operacy involves such aspects of thinking as other people's view, priorities, objectives, alternatives, consequences, guessing, decision, conflict resolution and creativity। यानी कि जो हमारे टूल्स है वो हमें ऑपरेसी करने में हेल्पफुल रहेंगे। जो टूल्स है जैसे कि अदर पीपल्स व्यू है, हमने प्रायोरिटीज़ भी देखा, ऑब्जेक्टिव्स भी देखा, अल्टरनेटिव्स भी हम आगे देखने वाले हैं। तो ये सभी टूल्स हमें इस ऑपरेसी, इस शल्य चिकित्सा करने में हेल्पफुल रहेंगे। जैसे कि कोई कारपेंटर अपना कटिंग फिटिंग या कोई वर्क करता है तो अपने टूल्स यूज़ करता है। कोई भी प्रोफेशनल अपना वर्क करता है तो उसमें वो डिफरेंट टाइप्स के टूल यूज़ करके अपना वर्क इजी एंड प्रॉपर वे में करते हैं। तो इस तरह से ये सभी टूल्स हमें थिंकिंग स्किल यूज़ करने में, और जब हम ऑपरेसी करेंगे तब हमें हेल्पफुल रहेंगे। And many other aspects not normally covered in the type of thinking used for information analysis. These things are part of proactive thinking, not the usual react thinking। यानी कि जो यूजुअल हमारा रिएक्टिव थिंकिंग है ये नहीं कर सकेगा, लेकिन जब हम वो प्रोएक्टिव थिंकिंग करेंगे, जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास है उससे ज़्यादा जो फ्यूचर अनसर्टेन है, तो हम फ्यूचर में हमें क्या परिस्थिति आएगी, कुछ इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं है, उसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, कैसे अपना डिसीजन लेंगे और उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, क्या कॉन्सिक्वेंस आएगा, ये सभी प्रोएक्टिव थिंकिंग के पार्ट है। हमने देखा सिचुएशन बिफोर थिंकिंग, यानी कि जब हम सिचुएशन को देखते हैं और सीधा उसको जज करते हैं, लेकिन जब हम सिचुएशन आफ्टर स्टार्टिंग थिंकिंग, जब हम सोच विचार करना शुरू करते, ऑपरेसिव स्किल को यूज़ करना शुरू करते हैं, तब हम उस परिस्थिति को देखते हैं, उसको और एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं बाय आवर टूल्स, एंड देन हम अपना जजमेंट लेते हैं, जो कि सही जजमेंट आ सकता है।
टूल्स ऑफ थिंकिंग स्किल। फर्स्ट है PMI, प्लस माइनस एंड इंटरेस्टिंग, यानी कि जब एक एक्सप्लोरेशन एंड इवेल्युएशन टूल है, एक स्कैनिंग टूल है। हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट है तो उसके हम प्लस माइनस एंड इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या है उसको देख सकते हैं। जैसे कि एक व्यक्ति को एक आइलैंड का इवेल्युएशन करने के लिए भेजा गया, लेकिन उसको वापस भेजा गया कि आपने जो रिपोर्टिंग दी है वो प्रॉपर नहीं है। आपको सभी पॉइंट्स हैं, यानी कि ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ एंड सेंटर पॉइंट, सभी पॉइंट से उस आइलैंड को एनालिसिस करना है, इवेल्युएट करना है। इसी तरह से हमें प्लस माइनस एंड इंटरेस्टिंग सभी पॉइंट्स को ध्यान में लेना है। और इस टूल को जब हम यूज़ करते हैं तो हम पहले प्लस टूल को यूज़ करेंगे, फिर माइनस टूल को यूज़ करेंगे, और उसके बाद हम इंटरेस्टिंग पॉइंट्स को देखेंगे, यानी कि प्लस पॉइंट्स, माइनस पॉइंट्स एंड इंटरेस्टिंग पॉइंट्स को हम देखेंगे और फिर अपना डिसीजन लेंगे। और जब हम ये टूल यूज़ करेंगे तो हमें पहले अपना जजमेंट सस्पेंड करना है। फर्स्ट सस्पेंड योर जजमेंट, यानी कि हमें जजमेंट पहले नहीं लेना है, पहले इन तीनों पॉइंट्स को ध्यान में लेना है सीक्वेंस में, और फिर हमें अपना जजमेंट लेना है। सेकंड है CAF, कंसीडर ऑल फैक्टर्स, यानी कि कोई भी हमारा डिसीजन या एक्शन होगा तो उसके हमें सभी फैक्टर्स को ध्यान में लेना है। कई बार हमसे कुछ फैक्टर्स छूट जाते हैं, तो हमें दूसरे व्यक्ति से जो इसके जानकार है उससे भी हम वो फैक्टर्स जान सकते हैं, अपने फैक्टर्स का लिस्ट बना सकते हैं, ताकि हमसे कोई भी इम्पोर्टेंट फैक्टर छूट ना जाए और जो हमारा आगे का प्लानिंग है वो हम सही डायरेक्शन में उसको इम्प्लीमेंट कर पाए और सक्सेसफुली इसको वर्क कर पाए। तो कंसीडर ऑल फैक्टर्स। थर्ड है कॉन्सिक्वेंसेस एंड सीक्वल, यानी कि जब हम फ्यूचर में कोई भी एक्शन लेने वाले हैं, फ्यूचर के लिए हमारा कोई भी डिसीजन एंड प्लानिंग है, तो उसके क्या परिणाम आएंगे वो हमें ध्यान में लेना है। और ये परिणाम के इमीडिएट कॉन्सिक्वेंस क्या आएंगे, शॉर्ट टर्म कॉन्सिक्वेंस क्या आएंगे, मीडियम टर्म कॉन्सिक्वेंस क्या आएंगे एंड लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंस क्या आएंगे, ये भी हमें देखना है। तो ये कॉन्सिक्वेंस एंड सीक्वल, यानी कि काल संगत परिणाम, जो फ्यूचर अनसर्टेन है, तो उसको हमें डिसाइड करना है कि फ्यूचर में हमें कितने टाइम में कितना अचीव करना है और क्या क्या परिस्थितियाँ आएगी और हमें इस परिस्थितियों में कैसे डील करना है और हमारे जो गोल है वहाँ तक हमें कैसे पहुँचना है। तो कॉन्सिक्वेंस एंड सीक्वल, यानी कि हम एक काल संगत परिणाम को डिसाइड करते हैं और उस टाइम में उसको हमें अचीव करना है। इमीडिएट कॉन्सिक्वेंस, शॉर्ट टर्म कॉन्सिक्वेंस, मीडियम टर्म कॉन्सिक्वेंस एंड लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंस, ये हम 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन या 20 दिन ऐसे भी डिसाइड कर सकते हैं। और अगर हमारा लंबे समय के लिए कोई प्लानिंग है तो 5 साल, 10 साल, 20 साल और 15 साल और 20 साल, ऐसे भी हम हमारे कॉन्सिक्वेंस को टाइम स्केल के हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। उसके बाद है फर्स्ट इम्पोर्टेंट प्रायोरिटीज, यानी कि प्रायोरिटीज यानी कि हमारे लिए जो महत्वपूर्ण है, लेकिन उसमें से हमें एक फर्स्ट इम्पोर्टेंट प्रायोरिटी को सिलेक्ट करना है। हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इस समय क्या है वो हमें डिसाइड करना है, जिसमें हमें अपना जो मोर पॉसिबल आइडियाज़ है उसका लिस्ट बनाना है। फिर उस प्रायोरिटीज़ में जो फर्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट है उसको हमें पिकअप करना है और जो लीस्ट इम्पोर्टेंट है उसको हमें ड्रॉप करना है। और जो प्रायोरिटीज़ हमारे लिए अभी यूज़फुल नहीं है उसको हमें इग्नोर नहीं करना है, उसको हमें नोटेड रखना है, और इन फ्यूचर जब इन प्रायोरिटीज़ की यूटिलिटी होगी तब हमें इस प्रायोरिटी को यूज़ करना है। तो ये है फर्स्ट इम्पोर्टेंट प्रायोरिटीज़। उसके बाद है AGO, एम, गोल एंड ऑब्जेक्टिव, जिसको हम आगे डिटेल में समझेंगे। APC यानी कि अल्टरनेटिव्स, पॉसिबिलिटीज एंड चॉइसेस, वो भी हम आगे समझने वाले हैं। अदर पीपल्स व्यू, यानी कि हम कोई भी डिसीजन लेंगे तो दूसरे लोगों का व्यूज़ लेना हमारे लिए ज़रूरी है। तो ये सभी टूल्स हमने जो आगे के 4 टूल है वो आगे समझे हैं, और जो ये 3 टूल है वो हम आज आगे समझने वाले हैं। APC यानी कि अल्टरनेटिव्स, पॉसिबिलिटीज एंड चॉइसेस। APC is the crystallization of process of deliberately trying to find alternatives, possibilities for better choices.
यानी कि कोई भी हमारा चॉइस या डिसीजन, कोई डिसीजन या प्लानिंग है तो उसके अल्टरनेटिव्स भी होते हैं, तो वो हमें ज़्यादा से ज़्यादा अल्टरनेटिव्स ढूंढने हैं, फिर उसमें से क्या पॉसिबल है वो ढूंढना है और फिर चॉइस करना है। तो ये क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस है जो हम कहते हैं कि हम आर पार एक स्कैनिंग टूल की, जब हम स्कैन की बात करते हैं तो एक क्रिस्टल क्लियर हमें इस टूल के द्वारा अपना प्लानिंग को हम देख सकते हैं, समझ सकते हैं, और हम डेलिबरेटली ट्राई यानी कि हम जानबूझकर एक प्रयास करेंगे कि हम जो अल्टरनेटिव्स है, जो पॉसिबिलिटीज है, उसको ढूंढ पाए, उसको सर्च कर पाए और एक बेटर चॉइस कर पाए। Doing a APC means making a deliberate effort to generate alternatives on a particular point। यानी कि जब हम एपीसी करते हैं मीन्स हम डेलिबरेटली एफर्ट करते हैं, हम जानबूझकर प्रयास करते हैं टू जनरेट अल्टरनेटिव्स, यानी कि हम वो अल्टरनेटिव्स को जनरेट करने की ऑन अ पर्टिकुलर पॉइंट, यानी कि वो एक पर्टिकुलर पॉइंट के लिए हम वो अल्टरनेटिव्स को जनरेट करते हैं और उसके लिए हम हमारे डेलिबरेट एफर्ट्स करते हैं। बाय एपीसी, instead of moving forward, we look at parallel possibilities for perception, action, solution, approach, explanation and design। यानी कि एपीसी के द्वारा हम इंस्टेड ऑफ मूविंग फॉरवर्ड यानी कि सीधा आगे डिसीजन लेने की जगह हम एक पैरेलल पॉसिबिलिटीज जो हमारी है उसको हम देखने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, क्या क्या इसके अल्टरनेटिव्स हो सकते हैं फॉर हमारा जो परसेप्शन है, हमारा दृष्टिकोण है, हमारा एक्शन है, या हमारा कोई भी सॉल्यूशन या अप्रोच है, कोई हमारा एक्सप्लेनेशन या डिज़ाइन है, तो उसके हम मोर पॉसिबिलिटीज जो और अल्टरनेटिव्स है उसको सर्च करते हैं एपीसी टूल के द्वारा। This tool helps us to look at all the possibilities when making decision or taking action or looking for different explanation। यानी कि ये टूल हमें हेल्पफुल रहता है जब हम सभी पॉसिबिलिटीज को देखते हैं, जो फॉर हमारा डिसीजन जो भी हमें लेना है, जो भी हमारा एक्शन लेना है, तो उसके लिए हम हर एक पॉसिबिलिटीज को देखने की कोशिश करते हैं बाय दिस टूल। When you have to make a decision or take action, you may at first think that you do not have all the choices at your disposal। यानी कि जब हम कोई भी डिसीजन लेते हैं और एक्शन लेते हैं तो सबसे पहले हमें ये सोचना है कि हमें यू डू नॉट हैव ऑल द चॉइसेस एट योर डिस्पोजल, यानी कि हम सभी चॉइस को डिस्पोजल नहीं करेंगे, लेकिन अपने एपीसी के द्वारा एक फाइनल चॉइस को हम डिसाइड करेंगे। But if you look for them, you may find that there are more alternatives than you thought। यानी कि जब हम इस टूल के द्वारा सोचते हैं अल्टरनेटिव्स तो हमें ज़्यादा अल्टरनेटिव्स मिलते हैं जितना कि हमने सोचा है उससे भी ज़्यादा। कई बार हम 2-4 अल्टरनेटिव सोच के आगे नहीं सोचते, बैठ जाते हैं कि नहीं इतने ही अल्टरनेटिव है, लेकिन जब उसको हम डेलिब्रेट एफर्ट करेंगे वो जो अल्टरनेटिव्स और पॉसिबिलिटी है उसको फाइंड करने की कोशिश करेंगे तो हमें मोर अल्टरनेटिव्स मिलेंगे और बेटर अल्टरनेटिव्स मिलेंगे जिससे जितना हमने सोचा होगा उससे भी ज़्यादा। In taking action or making a decision, there may seem to be few alternatives, but a deliberate effort to find alternatives can change the whole situation। यानी कि हम जब कोई एक्शन या डिसीजन लेते हैं तो हमें कुछ ही अल्टरनेटिव्स दिखते हैं, लेकिन जब हम डेलिब्रेट एफर्ट करते हैं, जब हम जानबूझकर प्रयास करते हैं कि इससे और हमें क्या अल्टरनेटिव हो सकते हैं, उसको हम सर्च करते हैं और ये हमारे पूरी सिचुएशन को बदल सकते हैं, हमारे पूरे डिसीजन को, एक्शन प्लान को बदल सकते हैं, क्योंकि हम एक बेटर और बेस्ट अल्टरनेटिव पॉसिबिलिटीज को चॉइस करने में सक्सेसफुल रहते हैं। The APC operation is an attempt to focus attention directly on exploring all the alternatives or choices or possibilities beyond the obvious one। यानी कि हमारे सामने जो अल्टरनेटिव है उससे आगे जाके हम एक अटेम्प्ट करते हैं कि अटेंशन उस तरफ हमारा करते हैं डायरेक्टली, तो हमारे जो अदर अल्टरनेटिव्स और चॉइसेस है उसको एक्सप्लोर करने की, जो अल्टरनेटिव्स, चॉइसेस और पॉसिबिलिटीज़ है उसको एक्सप्लोर करने के लिए हम अटेम्प्ट करते हैं और अटेंटिवली उसको फोकस करके ये
थिंक करते हैं कि इसके क्या क्या अल्टरनेटिव्स हो सकते हैं, क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, और फिर हम क्या चॉइस करना है बियॉन्ड द ऑब्वियस वन, यानी कि जो हमें एकदम हमारे सामने है सिर्फ उसको ही ध्यान में नहीं लेना है, लेकिन हमें डेलिब्रेट एफर्ट करके अटेंटिवली अब दूसरे अल्टरनेटिव्स को भी सर्च करना है। In this technique, the thinker generates many alternatives, possibilities and choices for the solution of the problem. यानी कि इस टेक्निक के द्वारा, एपीसी टूल के द्वारा थिंकर बहुत सारे अल्टरनेटिव्स को जनरेट करता है, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज एंड चॉइस फॉर द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। जो भी हमारी प्रॉब्लम है उसके सॉल्यूशन के लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा अल्टरनेटिव सर्च कर सकते हैं। The best suitable one can then be selected by applying PMI or OPV। और इन alternatives, possibilities and choice में से जो बेस्ट होगा उसको हम सिलेक्ट करेंगे बाय अप्लाइंग PMI, यानी कि प्लस माइनस एंड इंटरेस्टिंग भी उसके ऊपर हम अप्लाई कर सकते हैं, एंड अदर पीपल्स व्यू लेके भी हम इसको अप्लाई करके इस टूल को मोर सुटेबल जो हमारे लिए अल्टरनेटिव होगा उसको हम सिलेक्ट कर सकते हैं। APC converts general desire into a specific operation, instruction और executive concept। यानी कि APC है जो हमारा जनरल डिजायर होता है, सामान्य जो हमारा इच्छा या एक्शन होता है उसको कन्वर्ट करता है एक स्पेसिफिक, एक प्रॉपर ऑपरेशन इंस्ट्रक्शन में कन्वर्ट करता है, और एक एग्जीक्यूटिव कॉन्सेप्ट यानी कि जो हमने अभी देखा कि डूइंग जो हमें करना है वो प्रॉपर स्पेसिफिक अगर हम कर पाएंगे तो ये एपीसी इस टूल के द्वारा हमारी जनरल डिजायर को एक स्पेसिफिक ऑपरेटिंग इंस्ट्रक्शन में कन्वर्ट करता है और हम एक स्पेसिफिक चॉइस कर पाएंगे। इस टूल को यूज करने के प्रिंसिपल्स क्या है? तो प्रिंसिपल्स ऑफ एपीसी: इफ यू कैन नॉट थिंक ऑफ एनी अल्टरनेटिव योरसेल्फ, यू शुड आस्क समवन एल्स। यानी कि अगर हम खुद अपने जो हमारा प्रॉब्लम है या हमारा जो प्लानिंग एक्शन है उसके लिए अगर हम खुद अल्टरनेटिव्स सिलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, सोच नहीं पा रहे हैं, तो हम दूसरे व्यक्ति से भी इसके बारे में पूछ सकते हैं, जो इसके मास्टर हो या जो इसके जानकार हो, उससे हम अल्टरनेटिव्स के बारे में भी जान सकते हैं या पूछ सकते हैं। फाइंड अल्टरनेटिव्स until you find one that you really like। यानी कि हमें तब तक अल्टरनेटिव्स ढूंढने हैं जब तक हमें वो अल्टरनेटिव ना मिल जाए जो हम चाहते हैं, जो हम अप्लाई करना चाहते हैं। There is almost always an alternative even if there does not appear to be one at first। यानी कि हमारे पास almost and always यानी कि हमेशा हमारे पास अल्टरनेटिव्स रहते हैं। इवन हमारे सामने कई बार हम नहीं देख पाते हैं, ऑब्वियस हम नहीं देख पाते कि यही हमारा अल्टरनेटिव है, लेकिन जब हम उसको डेलिब्रेट एफर्ट करते हैं, जब हम उस अल्टरनेटिव्स के बारे में सोचते हैं तो हमें ऑलवेज अल्टरनेटिव्स मिलते हैं, हम अल्टरनेटिव्स को सर्च कर सकते हैं। यू कैन नॉट नो दैट ऑब्वियस एक्सप्लेनेशन इज द बेस्ट until you have looked at some others। यानी कि हम ये जान नहीं सकते कि ऑब्वियस जो एक्सप्लेनेशन है वो बेस्ट है, अगर हमारे सामने कोई अल्टरनेटिव्स है वो बेस्ट है, हम ये तब तक नहीं जान सकते जब तक हम दूसरे अल्टरनेटिव्स के बारे में सोचते नहीं या दूसरे अल्टरनेटिव्स को हम फाइंड नहीं करते। टू लुक फॉर अल्टरनेटिव्स व्हेन यू आर नॉट सेटिस्फाइड इज इजी। यानी कि जब हम सेटिस्फाइड नहीं है तो हमारे लिए अल्टरनेटिव सर्च करना, फाइंड करना इजी है, बट लुक फॉर व्हेन यू आर सेटिस्फाइड रिक्वायर्स अ डेलिब्रेट एफर्ट। लेकिन हम हमारे सामने जो अल्टरनेटिव है उससे हम सेटिस्फाइड है और तभी हमें ज़्यादा डेलिब्रेटली एफर्ट करने होंगे कि हम उससे भी बेटर अल्टरनेटिव सर्च कर पाए, बेटर अल्टरनेटिव को हम फाइंड कर पाए। इसके एग्जाम्पल हम देखते हैं। तो अल्टरनेटिव्स, पॉसिबिलिटीज एंड चॉइस, जैसे कि हमने यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है कि एग्जांपल ऑफ एपीसी टू चूज जॉब लोकेशन फॉर आईटी फ्रेशर। यानी कि कोई आईटी के स्टूडेंट है, वो अपनी जॉब के लिए फ्रेशर है, तो वो कौन कौन से उसके लिए अल्टरनेटिव्स है जॉब के लिए। तो आईटी में अगर देखें तो बेंगलोर, मुंबई, पुणे, गांधीनगर और चेन्नई, ये सभी अल्टरनेटिव्स है जहाँ पे उनको बेस्ट स्कोप मिलता है जॉब का, बेस्ट पेमेंट मिलता है, तो ये उनके लिए बेस्ट अल्टरनेटिव्स रहेंगे।
तो उसमें पॉसिबिलिटीज़ क्या है, अगर वो स्टूडेंट अपने नियर बाय सिटी देखे या स्टेट्स देखे, तो मुंबई, पुणे एंड गांधीनगर उस स्टूडेंट के लिए पॉसिबिलिटीज़ है कि वो वहाँ जाके उसके लिए रहना, अपना जॉब करना, ये सब इजी रहेगा। और उसके भी अगर वो स्टूडेंट गुजरात से है तो उसके लिए गांधीनगर चॉइस बेस्ट रहेगा, क्योंकि वो उसी के स्टेट में है और वहाँ पे भी उसको एक आईटी को जो बेटर स्कोप और बेटर सैलरी है वो मिल सकता है। तो इस तरह से हम अल्टरनेटिव्स का लिस्ट बनाते हैं, उसमें से पॉसिबिलिटीज़ क्या है वो हमें सर्च करना है और फिर हमारा चॉइस करना है। जैसे कि हम अगर दूसरा एग्जाम्पल भी लें कि अगर हम कोई एग्ज़ाम के लिए अपना फॉर्म एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं, तो उसमें भी हमें चॉइस पूछी जाती है कि आप एग्ज़ाम सेंटर के लिए कौन से स्टेट में अप्लाई करना चाहेंगे, क्या कौन सा स्टेट सिलेक्ट करना चाहेंगे। तो तभी भी हमारे पास अल्टरनेटिव्स बहुत सारे होते हैं, उन्होंने सभी सिटीज़ इम्पोर्टेंट दिए गए होते हैं कि जहाँ से हम अपना एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो उन सिटीज़ में भी उन जो सिटीज़ दिए हुए हैं वो हमारे लिए अल्टरनेटिव्स हैं, फिर उनमें से हमारे लिए कौन से सिटी पॉसिबिलिटीज़ है, तो वो पॉसिबिलिटीज़ हम सिलेक्ट करते हैं और उसके बाद हम हमारा चॉइस, फाइनल चॉइस उसमें फॉर्म में फिल करते हैं कि हम कौन से सिटी में अपना एग्ज़ाम दे सकते हैं, या हमारे लिए कौन से सिटी में जाके एग्ज़ाम देना कंफर्टेबल रहेगा, इजी रहेगा, हर एक पॉइंट्स को ध्यान में लेके हो। तो इस तरह से अल्टरनेटिव पॉसिबिलिटीज़ एंड चॉइस। अगर हम अपना अभी का देखें कि जैसे हम लोग ये सेशन लेते हैं, ट्रेनिंग सेशन, तो उसके लिए भी हमारे लिए हम अभी जूम एप्लीकेशन में ट्रेनिंग सेशन लेते हैं। तो पहले हमारे लिए बहुत सारे इसमें भी अल्टरनेटिव्स थे कि हम फेसबुक लाइव में जाके लेक्चर ले सकते हैं, हम यूट्यूब लाइव जाके लेक्चर ले सकते हैं, या फिर गूगल मीट जो सॉफ्टवेयर है वो यूज़ कर सकते हैं, या फिर हम जूम एप्लीकेशन भी यूज़ कर सकते हैं। फिर उसमें से हमने पॉसिबिलिटीज़ क्या है वो भी डिसाइड किया कि जैसे कि फेसबुक या यूट्यूब में तो वन वे कम्युनिकेशन होगा, लेकिन अगर हम गूगल मीट या जूम से कर सकते हैं तो हम टू वे कम्युनिकेशन कर सकते हैं, लोग अपने क्वेश्चन भी रख सकते हैं, अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी रख सकते हैं। और वो उसमें से भी हमारे लिए मोर पॉसिबल एंड बेस्ट चॉइस रहा जूम एप्लीकेशन, तो हमने जूम एप्लीकेशन को चॉइस किया। इसी तरह से मोर एंड मोर अल्टरनेटिव्स को देखना है, उसमें से क्या पॉसिबिलिटीज़ है उसको देखना है और फिर हमें चॉइस करना है। तो ये है APC अल्टरनेटिव्स, पॉसिबिलिटीज एंड चॉइसेस का टूल। नेक्स्ट हमारा टूल है एम, गोल एंड ऑब्जेक्टिव। एम एक जनरल डायरेक्शन होता है, गोल यानी कि हमें अल्टीमेट हमारा क्या डेस्टिनेशन होगा, और ऑब्जेक्टिव्स एक रोड मैप होते हैं। एम, गोल एंड ऑब्जेक्टिव, दिस इज परसेप्शन ब्रॉडनिंग एंड ऑल्सो अटेंशन डायरेक्टिंग टूल। यानी कि जो एम, गोल एंड ऑब्जेक्टिव है ये हमारे परसेप्शन को ब्रॉड करना है, जो हमारे दृष्टिकोण है उसको और ब्रॉड करता है, और ऑल्सो अटेंशन हमें हमारे जो ऑब्जेक्टिव, एम, गोल एंड ऑब्जेक्टिव है उसकी तरफ हमें अटेंशन को डायरेक्ट करता है, और एक अटेंशन डायरेक्टिंग टूल है एम, गोल एंड ऑब्जेक्टिव। इट इज रिलेटेड टू द थिंकिंग हैबिट ऑफ वांटिंग टू नो द फोकस एंड पर्पस ऑफ थिंकिंग। यानी कि ये एक थिंकिंग की हैबिट है, हैबिट से रिलेटेड है, जिससे हम जान सकते हैं कि हमें फोकस क्या करना है और हमारा जो पर्पस ऑफ थिंकिंग है वो क्या है। इट इज मोर कंसर्न विद द ओवरऑल पर्पस और ऑब्जेक्टिव ऑफ थिंकिंग। यानी कि ये मोर कंसर्न है ओवरऑल जो हमारा पर्पस और ऑब्जेक्टिव है ऑफ द थिंकिंग, जिस इसके साथ ये कंसर्न है। AGO is a device to focus directly and deliberately on the intention of action। यानी कि जो हमारा एक्शन करने का इंटेंशन क्या है उसकी तरफ डायरेक्टली एंड डेलिबरेटली, यानी कि सीधा और जानबूझकर एक फोकस करता है कि हमारा एक्शन करने का इंटेंशन क्या है, इसका ये टूल है। इट कैन डिफाइन डिसीजन, प्लानिंग एंड एक्शन। AGO के द्वारा हम डिफाइन कर सकते हैं हमारे डिसीजन को, हमारे प्लानिंग को एंड हमारे एक्शन को। क्लियर व्यू ऑफ आइडियल आउटकम, यानी कि हमें एक हमारा एक्शन या प्लानिंग का एक आइडियल आउटकम चाहिए, तो हमें एक क्लियर व्यू देता है एम, गोल एंड ऑब्जेक्टिव। एम इज अ जनरल डायरेक्शन, यानी कि एम
एक जनरल डायरेक्शन होता है। गोल्स आर अल्टीमेट डेस्टिनेशन, गोल्स होते हैं कि हमारा अल्टीमेट डेस्टिनेशन क्या होगा। एंड ऑब्जेक्टिव्स आर रिकॉग्निजेबल पॉइंट्स ऑफ अचीवमेंट अलोंग द वे, यानी कि ऑब्जेक्टिव्स रिकॉग्निजेबल पॉइंट होते हैं जो यानी कि हमें अचीवमेंट करना है पूरे रास्ते में अलोंग द वे, वो एक रोड मैप हमें ऑब्जेक्टिव्स देते हैं। एन एम इज अ पर्पस और द डिजायर्ड आउटकम, एम हमारा पर्पस और जो हम चाहते हैं कि इसका आउटकम क्या आना चाहिए, क्या लाना चाहते हैं हम आउटकम, जो डिजायर्ड आउटकम हम चाहते हैं वो एम होता है। Aim tends to be more general than goals and objectives because aims refers to the end result। जो aim होता है वो more general होता है, हमारे goal and objective से भी general होता है, इसीलिए हम aim को general direction बोलते हैं, क्योंकि refer to the end result, यानी कि वो हमारा end result होगा, हमें कहाँ जाना है, ये हमारा aim हमें general direction, इसीलिए हम aim को बोलते हैं। But while they are general in nature, एम्स आर ऑल्सो बिगर, लेकिन एम अपने नेचर में जनरल है, लेकिन ये बहुत ही बड़े हैं, एक इम्पोर्टेंट है हमारे लिए एम। एम्स आर नॉट ऑलवेज अकम्पनीड बाय गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, बट टू अचीव द डिजायर्ड आउटकम देयर मस्ट बी एन एक्शन प्लान इन प्लेस, यानी कि जो एम है हमें एवरी टाइम सिर्फ गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स नहीं, लेकिन जो अचीव एंड जो हमारा डिजायर्ड आउटकम है वो मस्ट हमारे एक्शन प्लान में प्लेस होना चाहिए, एक्शन प्लान में उसको होना चाहिए, जो डिजायर्ड आउटकम है वो हमें मिलना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, a person might state his or her aim is to be successful entrepreneur without setting the goal and objective that would help him or her to achieve this, यानी कि अगर कोई पर्सन डिसाइड करता है कि उनको एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनना है, तो विदाउट सेटिंग गोल एंड ऑब्जेक्टिव उसको वो अचीव करने में हेल्प नहीं कर सकता। लेकिन जब उसका एम गोल एंड ऑब्जेक्टिव वो डिसाइड कर सकते हैं, इस टूल को यूज करेंगे तो वो अपना गोल, अपना जो उसका सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर है उसको अचीव बनना कर सकते हैं। गोल्स आर स्पेसिफिक स्टेटमेंट्स ऑफ इंटेंट, यानी कि एक स्पेसिफिक स्टेटमेंट गोल हमें देते हैं कि हमें कहाँ पहुंचना है। फॉर एग्जाम्पल, a company have aim to increase profit, so they set a specific goal to increase profits by 25% within 1 year, यानी कि ये एक स्पेसिफिक स्टेटमेंट हुआ या स्पेसिफिक अल्टीमेट डेस्टिनेशन हुआ कि उस कंपनी को विद इन अ ईयर 25% प्रॉफिट इंक्रीज करना है, तो ये कंपनी का गोल हुआ। A goal is usually broad and does not lay out the steps to achieve it। जो गोल होता है वो ब्रॉड होता है लेकिन does not lay out the steps to achieve it। A goal is a target or destination, यानी कि ये steps नहीं होता इसको अचीव करने के, लेकिन ये टारगेट और डेस्टिनेशन होता है जहां हमें पहुंचना है। Goals keep you focused on your aim and on track working to achieve it, यानी कि जो गोल्स है वो हमें फोकस्ड रखते हैं, हमारे एम एंड हमारा जो ट्रैक वर्किंग है जिसको हमें अचीव करना है उसके प्रति हमें गोल फोकस्ड रखता है। उसके बाद है ऑब्जेक्टिव्स। तो ऑब्जेक्टिव्स क्या है? गोल्स आर डेस्टिनेशंस एंड ऑब्जेक्टिव्स आर द एक्शंस नीडेड टू अराइव एट दैट डेस्टिनेशन, यानी कि जो गोल्स अल्टीमेट डेस्टिनेशन है वहां तक पहुंचने के लिए हमारे लिए जो ऑब्जेक्टिव्स है वो हमें हेल्पफुल रहेंगे। ऑब्जेक्टिव्स एक एक्शन को जो रोड मैप की हम बात करते हैं तो वो ऑब्जेक्टिव्स आर द एक्शन, वो एक एक्शन है जो हमें डेस्टिनेशन तक पहुंचाता है। Objectives are measurable and there may be multiple objectives leading to your goals and aims, यानी कि जो objectives है उसको हम measure कर सकते हैं और वो multiple objectives भी हो सकते हैं जो हमारे गोल को लीड करते हैं, जो हमारे गोल एंड एम तक हमें पहुंचने के लिए लीड करते हैं। तो objectives को हम measurable भी है और वो multiple objectives भी होते हैं। If your overall goal is to get a more rewarding job,
यानी कि अगर हमारा ओवरऑल गोल है कि हमें एक मोर रिवॉर्डिंग जॉब चाहिए, फॉर एग्जांपल यू मे हैव सेट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स दैट हेल्प यू टू अचीव दिस, और उसके लिए हमें ऑब्जेक्टिव्स को सेट करना होगा कि जिससे हम वो रिवॉर्डिंग जॉब ला पाए और उसको अचीव कर पाए। Such objectives might include sending resume to companies you want to work for, यानी कि अगर हम अपना बेस्ट जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो उसके लिए हमें हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या होना चाहिए कि हमें एक रिवॉर्डिंग जॉब मिले। तो उसके लिए हमें अपने रेज्यूमे तैयार करना होगा कि हम जैसा जो हमारा वर्क है, हमारा एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, वो सब हम उसमें दिखाएंगे। हमारी जो इंटरव्यू टेक्निक्स है उसको हम और शार्प करेंगे। एंड लर्निंग स्किल और ऑब्टेनिंग क्वालिफिकेशन दैट वुड इंक्रीज योर एम्प्लॉयमेंट प्रोस्पेक्टस, यानी कि जो हमारी क्वालिफिकेशन है और जो हमारी लर्निंग स्किल है उसको उसके ऊपर भी हम वर्क करेंगे, जिस जो हमारे एम्प्लॉयमेंट प्रोस्पेक्टस है उसके हिसाब से हम उसको इंक्रीज करने की और उसको और शार्प करने की कोशिश करेंगे। तो ये हमारे ऑब्जेक्टिव होंगे फॉर गेटिंग अ रिवॉर्डिंग जॉब। ऑब्जेक्टिव्स आर लाइक अ रोड मैप, यानी कि ऑब्जेक्टिव एक रोड मैप के जैसे होते हैं, गिविंग यू डायरेक्शन एज to what you need to and when you need to do it on in order to achieve your goals and aims, यानी कि ऑब्जेक्टिव्स एक रोड मैप है जो हमें डायरेक्शन देते हैं कि हमें कब क्या करना है और कैसे करना है और कौन किस ऑर्डर में हमें इस हमारे गोल एंड एम को अचीव करना है, जो हमें ऑब्जेक्टिव्स के द्वारा हम डिसाइड कर सकते हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ एजीओ, एम गोल एंड ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट करने के लिए या इस टूल को यूज करने के लिए क्या प्रिंसिपल्स है। तो फिक्स स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि हमें एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स को फिक्स करना होगा जो इजी टू अचीव हो। जो हम ऑब्जेक्टिव डिसाइड करेंगे, जो रोड मैप तैयार करेंगे, तो वो इजी टू अचीव होने चाहिए कि हमें उस टाइम में और उस समय वो जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स है वो अचीव होने चाहिए, तभी हम सही डायरेक्शन और सही टाइम में हमारे अचीवमेंट तक पहुंच सकते हैं। इन सेम सिचुएशन डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि हम सेम सिचुएशन में डिफरेंट पीपल के डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। यानी कि अगर हम बात करें कि कोई एक पर्सन बिजनेस करना चाहता है तो वो एक सेम सिचुएशन हुई, तो उस तरह से 10 लोग बिजनेस करना चाहते हैं, लेकिन उन 10 लोगों के डिफरेंट ऑब्जेक्टिव होंगे अपना बिजनेस को एस्टेब्लिश करने के, उसको डेवलप करने के। तो सेम सिचुएशन में डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स। फाइनल ऑब्जेक्टिव चेन ऑफ स्मॉलर ऑब्जेक्टिव, यानी कि जो फाइनल हम ऑब्जेक्टिव बोलते हैं वो एक चेन ऑफ स्मॉलर, यानी कि जो छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव्स की एक चेन बनाता है और हम फाइनल ऑब्जेक्टिव तक पहुंच पाते हैं चेन ऑफ स्मॉलर ऑब्जेक्टिव्स के द्वारा। ऑब्जेक्टिव्स क्या होने चाहिए, नियर इनफ, रियल इनफ एंड पॉसिबल इनफ, यानी कि जो हमें उसको हम कंप्लीट कर पाए वो रियलिटी बेस पर हो एंड पॉसिबल इनफ हो, यानी कि वो जनरेट सही तरीके से हम उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो। उसी तरह से हमें ऑब्जेक्टिव डिसाइड करने हैं जो नियर इनफ, रियल इनफ एंड पॉसिबल इनफ हो। मेनी ऑब्जेक्टिव्स बट सम आर मोर इम्पोर्टेंट देन अदर्स, यानी कि हमारे पास बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं लेकिन उनमें से कुछ इम्पोर्टेंट, सम आर मोर इम्पोर्टेंट देन अदर्स, यानी कि दूसरे ऑब्जेक्टिव से सम ऑब्जेक्टिव्स आर मोर इम्पोर्टेंट। तो उस डायरेक्शन में हमें उसको देखना है। हम जब एम गोल एंड ऑब्जेक्टिव के एग्जांपल में देखते हैं एग्जांपल ऑफ पीबीएसपी, तो पीबीएसपी का एम क्या है, प्रबुद्ध भारत का निर्माण करना, एक एनलाइटन इंडिया का निर्माण करना, एक अवेयर इंडिया का निर्माण करना। तो गोल्स क्या रहेंगे, एम है प्रबुद्ध भारत, तो पीबीएसपी के गोल्स क्या रहेंगे, तो एक है सोशल ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि समाज परिवर्तन के लिए। सेकंड है इंटेलिजेंस कोऑपरेटिव सोसाइटी, यानी कि जो बुद्धिजीवी वर्ग है उनका एक सहकारिता वर्ग हमें तैयार करना है, जिसमें हमें बुद्धिजीवी लोगों को जोड़ना है जो समाज को सही मार्गदर्शन दे पाए, सही दिशा में गाइड कर पाए, जो ऑनेस्ट हो, डिसइंटरेस्टेड हो एंड इंडिपेंडेंट हो।
ऐसे बुद्धिजीवी वर्ग का हमें सोसाइटी का निर्माण करना है। क्रिएशन ऑफ वेरियस ब्रांचेस ऑफ MKSOT इन इंडिया, यानी कि जो महानायक कांशीराम जी स्कूल ऑफ थिंकिंग के जो वेरियस ब्रांचेस है उसको हमें ऑल ओवर इंडिया में क्रिएट करना है, उनको एस्टेब्लिश करना है। क्रिएशन ऑफ रिसोर्सेज, हमें रिसोर्सेज का निर्माण करना है टू हमारे जो एम है उसको अचीव करने के लिए। क्रिएशन ऑफ वेरियस स्टडी सेंटर्स विथ लाइब्रेरीज इन इंडिया, यानी कि हमारे जो वेरियस स्टडी सेंटर है, स्टडी सेंटर ऑफ जॉन डीवी और जो MKSOT की ब्रांचेस है उसको हमें इंडिया में एस्टैब्लिश करना है और डेवलप करना है विद द लाइब्रेरीज, यानी कि लाइब्रेरीज के साथ हमें इसको क्रिएट करना है। तो हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या हो गए, जो हमारा एम है प्रबुद्ध भारत तक पहुंचने का, जो हमारे गोल्स है, तो उसके लिए हमारा रोड मैप क्या रहेगा, हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या रहेंगे। तो ये ऑब्जेक्टिव्स है TTC यानी कि ट्रेनर्स ट्रेनिंग कैंप, फिर हमें ट्रेनर्स को तैयार करना है। ट्रेनर्स के द्वारा हम कैडर कैंप्स ले सकते हैं, यानी कि हम समाज के हर एक वर्ग के लोगों के बीच जाके उनको अवेयर करने के, उनको इनलाइटन करने की कोशिश कर सकते हैं, उनको थिंकिंग स्किल सिखा सकते हैं। और हमारा जो बहुजन समाज के महापुरुषों और नारी रत्नों की जो आइडियोलॉजी है वो समाज के आखिरी से आखिरी व्यक्ति तक हम पहुंचा सकते हैं। हमें एक्टिविस्ट जिसके लिए तैयार करने होंगे, जो एक्टिविस्ट है वो अपना कार्य के द्वारा हर एक व्यक्ति तक पहुंचकर मूवमेंट को और गतिशील बनाने के लिए कार्य करेगा। इंटेलेक्चुअल क्लास, एक बुद्धिजीवी वर्ग खड़ा करना है, जो बुद्धिजीवी वर्ग ऐसा जो कि समाज को सही दिशा में मार्गदर्शन दे पाए, जिसके और समाज हमेशा देखता है कि ये हमें सही मार्गदर्शन देगा, सही गाइडेंस देगा। तो ऐसे बुद्धिजीवी वर्ग को हमें तैयार करना है। इंटेलिजेंस कोऑपरेटिव क्लास, यानी कि बुद्धिजीवी सहकारिता वर्ग का निर्माण करना है, जिससे हमारे बुद्धिजीवी वर्ग भी सहकारिता के द्वारा सोशल ट्रांसफॉर्मेशन मूवमेंट में अपना योगदान देंगे और हम अपनी सोसाइटी में भी कैसे कोऑपरेशन को एस्टेब्लिश कर पाए, उसको डेवलप कर पाए और समाज में एबिलिटी टू कोऑपरेट को डेवलप कर पाए। तो ये हमें इंटेलिजेंस कोऑपरेटिव क्लास के द्वारा हम कर सकते हैं। जो हमारे स्पेशल विंग्स ऑफ डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, एडवोकेट्स, एकेडमिशियन एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स है, यानी कि डॉक्टर्स के लिए माइंड ऑपरेशन वर्क करता है, इंजीनियर्स के लिए इंजीनियर्स ऑपरेशन, एडवोकेट्स के लिए जस्टिस ऑपरेशन जो PBSP में एक्टिव है, एकेडमिशियन के लिए एकेडेमिया ऑपरेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन का जो एडमिन ऑपरेशन है। तो इस तरह से जो हमारे बहुजन समाज के जो इंटेलेक्चुअल्स है वो अपने फील्ड के हिसाब से, अपने वर्क का जो उनका विस्तार है उसके हिसाब से सभी लोग किस तरह से अपना योगदान दे सकते हैं और मूवमेंट के बारे में अपना डिस्कशन करते हैं और अपने एक्शन प्लान डिसाइड करते हैं। तो हमारे जो स्पेशल विंग्स है वो भी हमारे तैयार करना और उसको सही दिशा में एक्टिव करना एक हमारा ऑब्जेक्टिव रहेगा। तो इस तरह से एग्जाम्पल हुआ एम, गोल एंड ऑब्जेक्टिव का। अगर हम दूसरा एग्जाम्पल ले एम, गोल एंड ऑब्जेक्टिव का, तो अगर एक स्टूडेंट का एम है कि उसको UPSC एग्जाम क्लियर करना है और उसके गोल क्या हो गए, तो उसके गोल हो गए उसको प्रीलिम, मेंस एंड इंटरव्यू क्लियर करने हैं। और उसका रोड मैप क्या होगा, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे, तो उसको प्रीलिम के लिए NCERT बुक्स रीड करने होंगे, करंट अफेयर्स रीड करना होगा, मैप वगैरह सब तैयार करना होगा। मेंस के लिए क्या करना होगा, तो मेंस के लिए उसको रेफरेंस बुक्स रीड करनी होंगे, अपने जो राइटिंग स्किल उसको शार्प करने होंगे, कैसे क्वेश्चन का आंसर दिया जाता है वो सब उसको तैयार करना होगा। और इंटरव्यू के लिए अपना जो अपना कैपेबिलिटी है कि वो कैसे अपने नॉलेज को एक्सप्रेस कर सकता है, उसका बॉडी लैंग्वेज क्या होगा, क्वेश्चन का आंसर कैसे देना है, तो उन सभी अपनी जो इंटरव्यू के लिए जो टेक्निक्स है उसको भी वो शार्प करेगा। तो इस तरह से वो एक ऑब्जेक्टिव अपने डिसाइड करेगा 1 by 1 की कौन से टाइम में उसको कितना अचीव करना है, कितना पॉसिबल है, और जो रियल इनफ हो, नियर इनफ हो और पॉसिबल इनफ हो, उस तरह से वो अपने ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड कर सकता है। तो इस तरह से एम एक जनरल डायरेक्शन होगा, लेकिन वो बिगर होगा। जो हमारे गोल है वो अल्टीमेट डेस्टिनेशन होगा जहां हमें पहुंचना है, और हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स है वो एक रोड मैप है जो हमें ऑब्जेक्टिव्स 1 by 1 अचीव करना है, और उसको अचीव करते करते हम हमारे गोल एंड एम को
एम तक पहुंच सकते हैं और प्रॉपर उसको हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो ये हमारा टूल था एम, गोल एंड ऑब्जेक्टिव। हमारा नेक्स्ट टूल है अदर पीपल्स व्यू, यानी कि अन्य व्यक्तियों के व्यूज भी हमारे लिए लेना जरूरी है। हमारा कोई आइडिया या पर्पस है तो उसके लिए दूसरे व्यक्ति के व्यूज क्या है वो भी हमारे लिए जानना जरूरी है। गुड थिंकिंग इंक्लूड्स द फ्रीक्वेंट यूज ऑफ ओपीवी टूल, यानी कि जब हम बात करते हैं गुड थिंकिंग की, अच्छी विचार क्षमता की, सोच विचार करने की, तो ये फ्रीक्वेंट यूज ऑफ ओपीवी टूल का यूज को इंक्लूड करते हैं। यानी कि हमें हमारा कोई भी हम थिंक करते हैं आइडिया पर्पस, तो हम दूसरे व्यक्ति से उसके व्यूज लेते हैं। OPV is a crystallization of the process of looking at other people's viewpoints so that the process can be used consciously and deliberately। यानी कि OPV एक क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस है जिसके द्वारा हम अदर पीपल्स के व्यू पॉइंट्स को जानने की और समझने की एक जानबूझकर हम प्रयास करते हैं कि दूसरे व्यक्ति के इसके बारे में क्या पॉइंट ऑफ व्यू होंगे, और इसके द्वारा हम हमारे आइडिया और पर्पस को और क्रिस्टल क्लियर कर सकते हैं और इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं, इवेल्युएट कर सकते हैं। Being able to look at and understand another person's point of view may be very important part indeed of the thinking process, and so a deliberate efforts is the OPV। यानी कि हमारे लिए हमें एबल बनना होगा और वो उस जो हमारे अदर पीपल्स पॉइंट ऑफ व्यू है उसको देखना और समझना होगा, जिससे कि जो हमारे थिंकिंग प्रोसेस है उसको हम इसमें थिंकिंग प्रोसेस का एक पार्ट है कि हमें अपने एबल बनना होगा कि और अंडरस्टैंड करना होगा कि दूसरे व्यक्ति के भी क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहेगा जब हम कोई भी आइडिया और पर्पस के लिए थिंक करेंगे। सो डेलिब्रेट एफर्ट्स इज द ओपीवी, यानी कि हमें वो जानबूझकर एफर्ट्स करने हैं, प्रयास करने हैं, और ये हमारे थिंकिंग प्रोसेस का एक पार्ट होना चाहिए जब हम कोई आइडिया और पर्पस के लिए वर्क करते हैं। तो एबल टू लुक एट एंड अंडरस्टैंड अनदर पर्सन्स पॉइंट ऑफ व्यू, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। It may apply to another person's point of view or to other people's point of view in general। यानी कि ये अप्लाई करता है another person, यानी कि जिसका आइडिया और पर्पस है उसके अलावा दूसरे व्यक्ति का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है वो हम इन जनरल जान सकते हैं और समझ सकते हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ ओपीवी, यानी कि अदर पीपल्स व्यू जब टूल यूज करते हैं तो उसके कौन से प्रिंसिपल है जिसको हमें ध्यान में रखना है। You ought to be able to see the OPV whether you agreed it or not। यानी कि जब हम OPV लेते हैं, दूसरे व्यक्ति का व्यू पॉइंट लेते हैं, तो हम एबल होना चाहिए कि हम उनके OPV को, अदर पीपल्स पॉइंट ऑफ व्यू को सुनने, उसके पॉइंट को सुनने और जानने की कोशिश करें और उससे एग्रीड हो या ना हो। जब कोई व्यक्ति हमें अपना पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं तो हम उनसे एग्री हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, लेकिन हमें उनके पॉइंट ऑफ व्यू को जानने और समझने की कोशिश करनी चाहिए। एवरी पॉइंट ऑफ व्यू मे बी राइट फॉर द पर्सन होल्डिंग इट बट नॉट राइट इनफ टू बी इम्पोज्ड ऑन अदर्स। यानी कि सभी के अपने पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं तो वो उनको सच ही मानते हैं कि यस ये सही है, लेकिन ये इनफ नहीं है और हमें दूसरों के ऊपर ये इम्पोज नहीं करने चाहिए, लेकिन उसको समझने की कोशिश करनी चाहिए। यानी कि एवरी पॉइंट ऑफ व्यू में बी राइट फॉर द पर्सन होल्डिंग इट, यानी कि जिसका पॉइंट ऑफ व्यू है उसके लिए राइट हो सकता है लेकिन सभी के लिए नहीं, और सभी के ऊपर ये इम्पोज नहीं हो सकता। डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट पोजिशंस, बैकग्राउंड, नॉलेज, इंटरेस्ट, वैल्यूज, वांट्स एटसेट्रा। यानी कि जो सभी व्यक्ति अलग अलग होते हैं और सभी की परिस्थिति अलग होती है, सभी का बैकग्राउंड अलग होता है, सभी के नॉलेज, इंफॉर्मेशन अलग होते हैं,
इंटरेस्ट अलग अलग होते हैं, उनके वैल्यूज भी अलग होते हैं, और वांट्स यानी कि उनको क्या पाना है इससे, या क्या उनको वो चाहते हैं, तो ये सभी के डिफरेंट पीपल के डिफरेंट होते हैं, तो सभी के व्यू पॉइंट अलग अलग आएंगे. सो इट इज नॉट सरप्राइजिंग दैट इन सेम सिचुएशन व्यू पॉइंट में बी डिफरेंट ग्रेटली. यानी कि ये सरप्राइजिंगली हमारे लिए नहीं होना चाहिए कि सेम सिचुएशन में हमें अलग पॉइंट ऑफ व्यू मिलते हैं, और बड़े तौर पर एकदम डिफरेंट भी होते हैं कि जो सिचुएशन सेम होता है लेकिन लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू इसमें अलग आते हैं. उसके बाद है ट्राई टू सी वेदर द अदर पर्सन कैन सी योर व्यू पॉइंट्स. यानी कि हमें कोशिश करनी है कि जो अन्य व्यक्ति है, दूसरे व्यक्ति है, वो भी हमारे व्यू पॉइंट को देख पाए, हमारा जो दृष्टिकोण है उसको दूसरा व्यक्ति भी समझ पाए और उसको देख पाए. तो ट्राई टू सी वेदर द अदर पर्सन कैन सी योर व्यू पॉइंट्स. Be able to articulate the differences and similarities between viewpoints. ये सबसे महत्वपूर्ण है कि जब हम दूसरे व्यक्ति से पॉइंट ऑफ व्यू लेते हैं तो हमें एबल होना होगा कि हमारे जो पॉइंट ऑफ व्यू है और जो हमारा आइडिया है और जो हमें पॉइंट ऑफ व्यू मिले हैं उसमें से डिफरेंस क्या है और उसमें समानता क्या है, वो भी हमें एबल रहना है वो डिसाइड करने के लिए, उसको डिफरेंशिएट करने के लिए कि इसमें से जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसमें से डिफरेंस क्या है एंड सिमिलरिटीज क्या है जब हम दूसरे व्यक्ति का पॉइंट ऑफ व्यू लेते हैं. जैसे कि हमने इसमें एग्जांपल लिया है, इफ वी डिसाइड टू वन डे टीटीसी ओनली फॉर लेडीज. यानी कि अगर हम डिसाइड करते हैं कि महिलाओं के लिए हमें एक दिन का ट्रेनर्स ट्रेनिंग कैंप डिसाइड करना है, तो उसके लिए हमें ओपीवी लेना होगा. तो क्या करेंगे कि हम अरेंज 2 मीटिंग्स इन अ वीक, यानी कि एक वीक में हम 2 मीटिंग्स को अरेंज करेंगे और लोगों के जो हमारे साथ जुड़े हैं मेंबर्स उनसे पॉइंट ऑफ व्यू लेंगे कि हमें क्या करना है, कैसे करना है, कौन सा समय हमारे लिए सही होगा, और हमें वन डे टीटीसी रखना चाहिए या कुछ घंटों के लिए रखना चाहिए. इस हिसाब से हम डिस्कस करेंगे, सभी के पॉइंट्स ऑफ व्यू लेंगे, कौन से टॉपिक उसमें हमें ऐड करने हैं ये भी हम लेंगे पॉइंट ऑफ व्यू. तो इट डिसाइडेड टू गो फॉर, ये हमारा फर्स्ट हुआ कि हम अगर वन डे टीटीसी लेडीज़ के लिए डिसाइड करते हैं तो उसके लिए हमें क्या क्या सभी के पॉइंट्स आते हैं. एंड इफ वी डिसाइड टू गो फॉर एन एजुकेशन, यानी कि अगर कोई स्टूडेंट ये डिसाइड करता है, ये दूसरा एग्जांपल है कि अगर कोई स्टूडेंट डिसाइड करता है कि उसको फॉर एन एजुकेशन के लिए जाना है तो उसके लिए भी वो ओपीवी ले सकते हैं. जो स्टूडेंट फॉरेन एजुकेशन के लिए गए हैं उनसे विजिट कर सकते हैं, उनसे इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, या फिर कोई एकेडमिशियन है या जो जानकार है फॉरेन के बारे में, वहाँ के एजुकेशन के बारे में, उनसे भी हम अपना ओपीवी ले सकते हैं. जो गवर्नमेंट स्कीम्स है उसके बारे में भी हम दूसरे व्यक्ति से जान सकते हैं कि अगर हमें फॉरेन एजुकेशन के लिए जाना है तो हमारे लिए क्या क्या फाइनेंशियल स्कीम है जो स्टूडेंट्स को उनका जो फाइनेंशियल है उसमें हेल्प करे. वहाँ पे कौन से एजुकेशन के इंस्टीट्यूट है जो उनके फैकल्टी के लिए बेस्ट एजुकेशन दे सकता है. तो इस तरह से अगर हम कोई स्टूडेंट ये डिसाइड करता है कि उसको फॉरेन एजुकेशन के लिए जाना है तो उसके लिए भी वो ओपीवी ले सकता है. तो इस तरह से हमारा कोई भी आइडिया या पर्पस होता है तो उसके लिए हम अदर पीपल्स व्यू को यूज़ करते हैं, और उसमें भी जैसे कि प्रिंसिपल है, इन प्रिंसिपल्स को भी हमें ध्यान में रखना है कि हम एग्री हो या ना हो हमें ओपीवी सुनना है. हमें वो एबिलिटी होनी चाहिए कि उसमें डिफरेंस क्या है, सिमिलरिटीज़ क्या है, वो पॉइंट ऑफ व्यू में वो भी देखना है. तो इस तरह से हमारा टूल है अदर पीपल्स व्यू. तो इस तरह से हमने हमारे थिंकिंग स्किल, उसकी डेफिनेशन और उसके सभी टूल समझने की कोशिश की, और मैंने भी समझाने की कोशिश की है. आप सभी का धन्यवाद. थैंक यू. जय भीम, जय भारत. एंड थिंकिंग स्किल इज द लाइफ स्किल. थैंक्स टू ऑल. आप सभी अनम्यूट कर सकते हैं और आज का जो टॉपिक है उससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन हो, और जो थिंकिंग स्किल का आज का लास्ट टॉपिक था तो उसके बारे में भी आप अपने क्वेश्चन रख सकते हैं.